ईरान अगर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हमला करेंगे जो कभी भी देखा नहीं होगा। विकास, अभी कुछ रुख से एकदम उलट है जी। जो 2 घंटे पहले ट्रंप का बयान आया था उसमें कहा था कि ईरान के साथ अब बात करना आसान होगा, और अब जो बयान आया है कि हमले करने की हिम्मत मत करो वरना मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो ये दोनों बयान विरोधाभासी हैं। इसका मतलब है कि ईरान अभी भी नहीं सुन रहा है, ईरान अभी भी बातचीत की टेबल पे आने को तैयार नहीं है। उन्होंने लीडरशिप बदल दी लेकिन इरादे नहीं बदल पाए। कर्नल शैलन से तो यहाँ पर सर जस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा एक बार वो हम बता देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, ईरान जस्ट स्टेटेड दैट दे आर गोइंग टू हिट वेरी हार्ड टुडे, harder than they have ever been hit before. They better not do that. ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं, they better not do that. However, because if they do, we will hit them with a force that has never been seen before. Thank you for your attention to this matter. ये लिख रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है, they better do not do that. However, because if they do, we will hit them with a force that has never been seen before. तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ये धमकी दे रहे हैं कि अगर अब इसके बाद ईरान ने कुछ किया तो वो ऐसा हमला करेंगे जो कभी देखा नहीं गया होगा। हमारे साथ दुबई से एक और मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। पहले एक बार ये ट्रंप का बयान आया है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। कर्नल शैलन सिंह, आप किस तरह से देख रहे हैं? इसका मतलब यही हुआ कि अब अमेरिका की नहीं सुन रहा है, क्योंकि 2 घंटे पहले ट्रंप ने कहा था कि बातचीत करना अब आसान हो जाएगा ईरान के साथ। देखिए, डिप्लोमेसी का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको ये बता दूं, डिप्लोमेसी कभी भी पोजीशन ऑफ वीक से नहीं करी जाती है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन से करी जाती है। आप दुश्मन के सामने एक वो एटमॉस्फेयर बनाकर देते हैं कि मैं तुझे कहां से, अगर आप देखें वो जो 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा रखे हैं, दे आर एज गुड एज 2 आर्मीज। एयरफोर्स के जहाज लगा रखे हैं, ग्राउंड फोर्सेस को अलर्ट पे रखा हुआ है, बॉर्डर के पास में लगा रखा है। ये सब क्यों? दिस इज कॉल्ड एज मिलिट्री डिप्लोमेसी, कि आप अपना माइट उस लेवल का दिखाएं कि अपने आप। अदरवाइज आप बताइए, ईरान IAC से पहले बात क्यों नहीं करता था? इस बार बात करी ना, और 1 नहीं 2 राउंडों की बात हुई। तो ये जो डिप्लोमेसी होती है, ये बड़ी जिसको बोलते हैं कि आप बिना कहे काफी कुछ कहना चाहते हो, और उसमें जो ट्रंप कह रहे हैं वो बड़ी सीधी बात कर रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर हम चलते हैं दुबई, जहाँ पर एक भारतीय राजशेखर जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। राजशेखर जी, क्या कुछ स्थिति थी आप देख रहे हैं आज सुबह? क्योंकि कुछ देर पहले भी हमने सुना कि दुबई हवाई अड्डा जो है वहाँ पर भी मिसाइल की डेबरी गिरी है। क्या स्थिति, तस्वीरें भी दिखाएं। Yeah, like before they're releasing any missiles, we are getting some alerts. So after getting हिंदी में ओके, मिसाइल्स लॉन्च करने पहले हमको अलर्ट आ रहा है। सो उस टाइम बाहर आएगा तो थोड़ा मिसाइल्स हमको उधर स्काई में दिख रहा है। ओके, इधर 2 किलोमीटर्स अवे वी हैव, हमको वो US का कैंप बेस है। सो इधर से हमको सब कुछ मिसाइल्स दिख रहा है। इधर बाहर आएगा तो मिसाइल्स लॉन्च करने पहले हमको अलर्ट आ रहा है। तो अभी इधर मुश्किल नहीं है नॉर्मली। तो आप राजशेखर दुबई के कौन से इलाके में हैं इस वक्त, और सुबह से कितनी बार सायरन साउंड आपको सुनाई दिया है? मैं अभी अबू धाबी में है, अबू धाबी चाइना कैंप में है। इधर ये कैंप में 30,000 का आदमी है। ओके। वो ज्यादा आदमी केरला लोग है, उसके बाद तेलुगु लोग है, उसके बाद हिंदी लोग भी है। मैं आंध्रा से है जी। तो आपने अपने परिवार को सूचना दे दी है कि आप लोग सुरक्षित हैं? परिवार में घबरा रहे हैं लोग? हाँ, मैं परिवार को भी बोला अभी इधर कुछ मुश्किल नहीं है। हम कैंप में रहेगा तो मुश्किल नहीं है, बाहर जाएगा तो वो वेस्ट पार्टिकल्स है ना, वो ऊपर गिर जाएगा। इसलिए हम किधर है उधर रहे तो अच्छा है, किधर भी नहीं जाना चाहिए जी। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आपसे कांटेक्ट किया गया है? आप लोगों को कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? हमको अलर्ट्स आ रहा है, रूम में स्टे करो, किधर भी मत जाओ, ऐसा अलर्ट्स आ रहा है। क्योंकि वो वेस्ट लोग अभी वहीं रहना चाहते हैं या चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां से आपको निकलने का मौका मिले और आप वापस इंडिया आ जाएं? नहीं, इधर इतना मुश्किल नहीं है। हम इधर कैंप में स्टे करेगा तो मुश्किल नहीं है, बाहर जाएगा तो थोड़ा मुश्किल आता है। सो इधर बाहर नहीं जाना चाहिए, बट कैंप में स्टे करेगा तो मुश्किल नहीं है जी। तो आप लोग वहीं रहना चाहते हैं अभी, लेकिन जो लोग आपके कई परिचित भी होंगे जो वहां पर घूमने फिरने के लिए आए होंगे, किसी काम के सिलसिले में आए होंगे,
क्या ऐसे लोग हैं जो अभी भी वहां फंसे हुए हैं? उनके हालात अगर आपको पता हो तो कुछ बता पाए। ऐसा ज्यादा लोग फंसे हुए हैं एयरपोर्ट में। मैं नॉर्मली आज मेरा फ्लाइट है, मेरा एनुअल लीव है, बट मैं कैंसिल किया। मैं रमजान के बाद जाने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा लोग, मेरा भी फ्लाइट है आज एक्चुअली। जी राजशेखर, आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। आप शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बातचीत करने के लिए। उधर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरानी संसद अध्यक्ष का बयान आया है, खामनेई के रास्ते पर चलते रहेंगे। ये देखिए, और ये बयान सीधे तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि इरादे नहीं बदले हैं, लीडर आपने बदल दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष का बयान है, खामनेई के रास्ते पर चलते रहेंगे। और ये भी कहा गया है कि अमेरिका, इजराइल ने सीमा रेखा पार की है। इजराइल अमेरिका पर हमला जारी रहेगा और हमले के लिए पहले से तैयार था ईरान। ये ही गालिबफ की तरफ से यहाँ पर करा गया है। तो ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं गालिबफ, और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि खामनेई के रास्ते पर हम चलते रहेंगे और इजराइल अमेरिका पर हमला जारी रखेगा। तो जहाँ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि गलती भी ना करे, और वहीं ईरान भी अटैकिंग रुख, आक्रामक रुख जो है वो अपनाए हुए और सीधे तौर पर कह रहा है कि अमेरिका पर हमले जारी रहेंगे और हमले के लिए ईरान पहले से ही तैयार था। तो इस तरह की बात जब सामने आती है तो ये कहीं ना कहीं इशारा साफ है कि फिलहाल ये स्थिति इतनी जल्दी निपटती हुई नजर नहीं आती। दोनों ही पक्ष जो हैं, चाहे वो ईरान के विदेश मंत्री हो, उन्होंने भी कहा कि बातचीत के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले कहा कि खामनेई के जाने के बाद बातचीत का रास्ता साफ होगा, लेकिन ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से लगातार कहा गया कि ऐसा हमला करेंगे जो पहले नहीं देखा गया होगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ये हमले खतरनाक होंगे। देवनाथ सर, ग्रुप कैप्टन सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि अब ये कहा गया है कि खामनेई के रास्ते पर ही ये लोग चलते रहेंगे और अमेरिका, इजराइल ने जो सीमा रेखा पार की है, जो लिमिट क्रॉस की है, उसका तो अंजाम उन्हें भुगतना होगा। डेफिनेटली देखिए, जो बयान ईरान से आ रहे हैं उनको ऐसे समझना पड़ेगा कि ईरान जो है एक कदम पीछे नहीं लेना चाहता फिलहाल, क्योंकि उसको लगता है कि उसने कल रात को जो हमले किए हैं अमेरिका और इजराइल के बेसिस के ऊपर, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। कम से कम ईरान के लोगों का मनोबल उससे काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी चीज़ देखिए, ईरान जो है वो दिखाना चाहता है कि हमारी टॉप लीडर्स को, मिलिट्री के एक आध ब्रिगेडियर जनरल्स को आप मार देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही तय है कि चीफ नहीं है तो वाइस चीफ भी गया तो डिप्टी चीफ भी गया तो असिस्टेंट चीफ। तो वो बहुत ही रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन बना के गए हुए हैं। तीसरी चीज, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा जब भी बातचीत करते हैं तो बातचीत में भी कनपटी पे बंदूक रख के बातचीत करते हैं। ये उनका कभी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड तरीका है। हम देखते हैं ना कि जब लेकिन ग्रुप कैप्टन, अभी तक यूएस ने मिडिल ईस्ट के अपने किसी एयर बेस का या नेवल बेस का इस्तेमाल नहीं किया है। वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो इजराइल के एयर बेसिस का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके पीछे भी एक सोची समझी कोई रणनीति है? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक चीज़ तो है कि इन सब देशों ने डिप्लोमेटिक लेवल पर एटलीस्ट दुनिया को बोलने के लिए बोला है, अपने पॉपुलेशन को कन्विंस करने के लिए बोला है। देखिए, ये लोग किंग हैं, शेख हैं, अमीर हैं, इन सबको मालूम है कि कम से कम अपनी जनता को भड़काना नहीं चाहिए। तो जनता को भड़काने के लिए उन्होंने जैसे कहा है कि हमारी ज़मीन का, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल मत कीजिए। यानी वो कम से कम अपनी आवाम को बोल सकते हैं कि हमने तो हमारे यहाँ से यूएस एयरफोर्स को जाने के लिए परमिशन नहीं दी है। एक टैक्टिकल रीज़न भी है। क्या होता है कि ये बेसिस ईरान के बहुत पास है, महज 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर यूएस एयरफोर्स के जो जहाज हैं वो बॉम्बिंग के लिए जाएंगे, जब तक वो ईरान के एयर स्पेस में घुसेंगे, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं हुई है। वो 5000, 10,000 किलोमीटर, 5000 फीट, 10,000 फीट एंड क्लाइंबिंग। जबकि ये सारे जो यूएस एयरफोर्स और इजराइल एयरफोर्स के जो बॉम्बर हैं, ये बॉम्बिंग कर रहे हैं ज़्यादातर 30,000, 40,000 फीट की हाइट से। तो उसके लिए उनको दूर से आना पड़ता है, ताकि वो जब तक ईरान के एयर स्पेस में घुसें तब तक उनकी जो हाइट है वो 30,000, 40,000 फीट हो जाए और वो फिर वहां से अपने बॉम्ब्स को। कर्नल शैलेंद्र, यहाँ पर आपको भी मैं लाना चाहूंगी। हमने 2025 में देखा था कि 12 दिनों तक मामला चला था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का आक्रामक रुख दिखा रहे हैं, क्या बहुत लंबा खींच पाने की स्थिति में है खुद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल? मुझे नहीं लगता कि दोनों के लिए ये बड़ा फायदेमंद सौदा होगा कि ये लड़ाई लंबी खिंचे या एक्सटेंड हो, क्योंकि इसके 3 रीजन है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिंपैथी आपके साथ से टूटती है, कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड अपने आप में जुड़ता है ईरान के साथ, कहीं ना कहीं ईरान को और रिएक्शन टाइम मिलता है, कहीं ना कहीं चाइना और रशिया फैक्टर
कभी ना कभी तो प्ले अप करेगा। सो अगर ये सारी चीजों को देखें तो इसको ज्यादा एस्केलेट करने में एक्चुअली किसी का फायदा नहीं है। कर्नल चरण सिंह, आपको क्या लग रहा है, अब 2 दिन के, आज दूसरा दिन है वॉर का, सिंपैथी किसके साथ जा रही है? इंटरनेशनल सिंपैथी इस समय ईरान के साथ जा रही है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस समय कहीं कोई ऐसा, अगर आप यही सवाल इजराइल अटैक के टाइम ढूंढ रहे थे जब हमास था, तो सारी सिंपैथी इजराइल के साथ चल रही थी। उसके बाद एक नया सिस्टम चल पड़ा कि जीनोसाइड, तो थोड़ी सी सिंपैथी पैलेस्टीनियंस के साथ आई। देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी। सर कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी, यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के जो गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ था उसमें मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़कर 148 हो गई है। तो इस बात को ईरान लगातार उठा रहा था कि ये बच्चों पर, ये जो नागरिकों पर हमला किया गया, ये अमेरिका ने गलत कदम उठाया है। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ था उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 148 हो गई है। दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में स्थित था ये प्राथमिक विद्यालय, जहां पर अमेरिका और इजराइल के बीच हुआ जो हमला था उसमें 148 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई और 95 के करीब लोग घायल हैं। तो ये मौतों का आंकड़ा कल के मुकाबले आज बहुत ज्यादा विकास ऐसे में बढ़ गया है और 148 बिल्कुल की संख्या तक पहुंच गया है। आमतौर पर युद्ध के दौरान इस तरह के स्कूल्स को टारगेट नहीं किया जाता, हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं किया जाता। ये तभी होता है जब आपके कोई एनिमी, मेजर एनिमी असेट्स वहां पर छिपी हो या उसने हाईलाइट के तौर पर उस स्कूल का इस्तेमाल किया हो। कर्नल चरण सिंह, स्कूल पर हमला किया गया, आमतौर पर युद्ध के दौरान स्कूल, हॉस्पिटल्स को अवॉइड किया जाता है, क्या वजह रही होगी कि स्कूल को टारगेट किया? अवॉइड नहीं किया जाता है, डीबार्ड होता है, क्रिमिनल होता है। बिल्कुल। और इसी तरह किसी तरह का भी जो एनर्जी एसेट्स हैं उनके ऊपर भी क्रिमिनल है। तो बहरीन में जो अटैक हुआ है उस पर्टिकुलर ऑयल डिपो पर, फिर तो मैं कहूंगा वो भी सही नहीं है। दुनिया एक्चुअली अब जो एक लड़ाई नई चल पड़ी है ना, वो इसकी चल पड़ी है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर, आपकी इकोनॉमिक क्षमता को डिग्रेड करना। जहां तक बात है बच्चों के मरने का, बड़ी दुख की बात है, इसमें क्या डाउट है। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब एक बार आर्मी पब्लिक स्कूल पाकिस्तान में अटैक हुआ था, हमने तब भी कंडेम किया था। बिल्कुल। 145 बच्चे आपने कैसे मार दिए, चाहे वो अफगानिस्तानी ने किसी भी वजह से मारे हो। कहीं पर भी किसी भी बच्चे की डेथ होना, किसी भी सिविलियन की डेथ होना अपने आप में एब्सोल्यूट क्रिमिनल है। बट अपने आप में अगर आप ये भी देखें तो क्या ईरान सारे के सारे टारगेटिंग जो मिडिल ईस्ट में कर रहा है वो सिर्फ बेसिस पे कर रहा है? वहां पर भी तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सिविल एरियाज पर अटैक हो रहा है, किसी ना किसी तरह किसी बिल्डिंग पर अटैक हो रहा है। उस बिल्डिंग वाले के रहने वाले की क्या गलती है इस पूरे उसमें, आप बताइए मुझे। ये जब देखिए, ये एक्चुअली यहाँ बैठकर मेरे से भी ज्ञान लेना बड़ा आसान हो जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट लड़ाई जब होती है ना, तो वो जिसको बोलते हैं ना, वो क्या, वो साम दाम दंड भेद, वो फिर सब बराबर हो जाता है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि जब मैं भी गोली चलाता हूं पाकिस्तान की तरफ, तो मैं ये सोच के नहीं चलाता हूं कि मेरी गोली सिर्फ पाकिस्तानी फौजी को लगेगी। मेरे बॉर्डर के उस साइड जो उस समय वहां दिख रहा है वो ग्राउंड होना चाहिए। और ये एक इंटरनेशनल वे है, अनफॉर्चुनेट, बट ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। अश्विंदर जी से सवाल ले लें। अभी कर्नल सिंह ने कहा कि जो इंटरनेशनल सिंपैथी है कंट्रीज के बीच, वो इस समय ईरान के साथ है। इस पूरे हमले के दौरान यूएनएससी में भी देख लीजिए, ज्यादातर देश जो है वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ये जो सिंपैथी इंटरनेशनली ईरान के साथ जा रही है, ये एक दबाव का काम करेगी अमेरिका के ऊपर? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले ये कहूंगा कि पहले अमेरिका को एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजर की तरह देखा जाता था, या वो प्रोजेक्ट करता तो तब भी वो यही था जो अभी कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, कहीं पे पहले पॉपुलर सपोर्ट लेके करता था। हाँ, पॉपुलर सपोर्ट लेके करता था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के अंदर करता था। लेकिन इस समय अभी इन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है अमेरिका ने गाजा के अंदर। तो इसका मतलब है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ना केवल साइड स्टेप कर रहा है, वो अपना एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बना रहा है और उन देशों को अपने साथ कर रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि जैसे गाजा के अंदर हुआ, शुरू में टोटल पूरे पश्चिमी देशों की सिंपैथी थी इजराइल के साथ जब हमला हुआ था 7 अक्टूबर का। लेकिन अब जब जेनोसाइड हुआ था, कई सारे पश्चिमी देश थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी और कई इसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध की बात की थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, यहां तक कि मैं वहां गया था अभी थोड़े दिन पहले, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वहां बड़े बड़े उनके ना उस पे लगा हुआ है कि कहां उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है नेतन्याहू का। तो ये सारी चीजें ये दर्शा रही है कि इस समय अमेरिका को एक डिस्टेबलाइजर की तरह देखा जाता है। और जब सारे के देश, जैसे आपने जापान की बात करी थी
कि जापान ने भी ये कहा है कि बातचीत से इस मसले को हल किया जाए। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये जरूर है कि आप किसी भी देश की सॉवरेनिटी को नहीं तोड़ सकते, जैसे उन्होंने वेनेजुला में तोड़ी थी या वो ग्रीनलैंड में तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब से ग्रीनलैंड की बात शुरू हुई है उसके बाद से अमेरिका को एक प्रॉपरली डिस्टेबलाइजर की तरह देखा जा रहा है और एक इंटरनेशनल ओपिनियन बन रही है कि हमारे पास ऐसा भी वर्ल्ड होना चाहिए जिसमें माइनस अमेरिका माइनस चाइना, ये दो जो हेजमोनिक नेशंस है, ये दोनों उसके अंदर हम उन पे डिपेंडेंट ना हो। लेकिन यहाँ पर एयर कमोडर बहल सर, हम ये भी अपने दर्शकों को लगातार अपडेट देते हुए चल रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स स्कूल से मौतों के आंकड़े बढ़ने की खबर आ रही हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो बदलता हुआ नजर आ रहा हो, क्योंकि यूएनएससी में अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि खामेनेई जो है वो ट्रंप को मारने की साजिश रच रहे थे और इसीलिए खामेनेई को यहाँ पर मार गिराया गया। तो सिंपैथी तो अमेरिका भी यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा है, तो अपने अपने तरीके से अपने अपने पत्ते यहाँ पर खेले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह का नुकसान हम मिडिल ईस्ट में होता हुआ देख रहे हैं वो तो बहुत लंबे वक्त तक झेलना पड़ेगा हम सबको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और चीज भी है, अमेरिका जितनी भी बात कर ले, अब तक जो ट्रंप के लॉजिक रहे हैं तो वो किसी भी लॉ के अंतर्गत नहीं आते, इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो उन लॉजिक के ऊपर लोग दबे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, उनके साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको वो पसंद आ रहा है। और पूरे विश्व में आज एक हवा सी बन गई है कि जो टैरिफ को इन्होंने वेपन की तरह इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से वो अपना दबाव बना के अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट एक हवा चल चुकी है और ये और प्रचलित होगी। यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी आज उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 36 to 38% तक गिर चुकी है। एक बात आप कर रहे थे स्कूल चिल्ड्रन के बारे में, और आप देखिएगा मिड टर्म पोल्स में रिपब्लिकन पार्टी की कई जगह हार होगी और कई चेंजेस आएंगे जो स्ट्रक्चर अभी उनके पार्लियामेंट या उनके संसद के अंदर आता है। तो सेनेट में आता है, सेनेट में कम चांसेस है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके अंदर ज्यादा चांसेस है। अब जो एक बात आपने बच्चों की थी, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है जिसका कोई भी पालन नहीं करता, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बहुत क्लियर है इस बारे में कि जो डायरेक्ट कॉम्बैटेंट्स नहीं है उनके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते। मुझे नहीं लगता कि इजराइल ने इंटेंशनली इनके ऊपर हमला किया है। हो सकता है एक आधा वेपन सिस्टम ऑफ ट्रैक चला गया हो और वहां जाके हमला हुआ हो। और एक चीज इजराइल को भी ध्यान देनी चाहिए थी कि जब वो अटैक कर रहे हैं तो वो सरप्राइज अटैक कर रहे हैं, यानी कि दूसरे देश अपने। लेकिन बहल सर, बाद में इतने वक्त बीत जाने के बाद भी इजराइल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया जब यहाँ पर छात्रों की मौत लगातार सामने आ रही है। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट की है कि ठीक है आपसे गलती हो गई, पर आप दुख तो मनाइए। और बच्चे तो कॉम्बैट में नहीं है, पर वैसे इजराइल ने। मैं सर कुछ क्षणों के लिए रोक रही हूँ, आप बात पूरी कीजिएगा। एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है दोहा से। दोहा में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। कतर के दोहा में कई जगह धमाकों की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। तो लगातार कई ऐसे ठिकाने हैं दोहा के जिन्हें कल भी निशाना बनाया गया था और एक बार फिर से दोहा में धमाकों की आवाज सुनी गई है। कतर के दोहा में कई जगह धमाकों की खबर यहाँ पर सामने आई है। तो एक के बाद एक, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो अबू धाबी हो, अलग अलग जगहों से खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सायरन बज रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं जहां पर आप धुएं का गुबार भी देख सकते हैं। 11 धमाकों की आवाज सुनी गई है दोहा में। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। तो दोहा जो अमेरिका का एक बड़ा बेस है, वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं और धमाकों की आवाज सुनी गई है। और फिलहाल जो खबर आ रही है 11 धमाकों की आवाज जो है वो दोहा में सुनी गई है। तो जो यहाँ पर मुस्लिम देशों में, जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, वो जहाँ पर अड्डे हैं वो तो निशाने पर है ही। और जिस तरह का अनरेस्ट यहाँ पर हुआ है उसके लिए क्या ये लोग कहीं ट्रंप को कर्नल साहब दोषी मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ब्रदरहुड की बात की जाएगी यहाँ पर, लेकिन ट्रंप तो यहाँ पर विक्टिम प्ले करके या उनको विक्टिमाइज करके उनको साथ लाएंगे? बिल्कुल, मैं जो आपने बोल दिया यही मेरा एक्चुअली आंसर है। ट्रंप की पॉलिसी ये है इस समय कि ये लड़ाई ट्रंप लड़ रहे हैं, यूएस लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, मिडिल ईस्ट लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? और सर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इनके बारे में भी आप कर्नल साहब थोड़ा बयां करें, क्योंकि आप कई बार समझ जाते हैं। तो ये जो धुआं आप इस वक्त देख रहे हैं, 11 धमाकों की आवाज दोहा में यहाँ पर सुनी गई है। अगर आप इस पर्टिकुलर धुएं की बात कर रहे हैं, मैं अगेन इसको एनालाइज करता हूं एज अ गनर ऑफिसर कि ये धुआं जो है वो ग्रे कलर का है। इसका मतलब यहाँ पर कोई विस्फोटक या ऑयल नहीं जल रहा है, क्योंकि जब विस्फोटक और ऑयल जलेगा तो इसका रंग काला होता चला जाएगा। बड़ी सीधी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बहल सर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो नॉन मिलिट्री टारगेट हो गया, जाती हो गई सिविलियंस के साथ, नॉन कॉम्बेटेंट के साथ।
बट जब लड़ाई होती है ना, वो जो बड़े फेमस सी सेइंग है, ऑल फेयर इन लव छोड़ दीजिए क्या उनके साथ घुन भी पिस आता है?